हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे होंगे जिन्होंने इतिहास पेपर को लिया है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको जो पढ़ना है वो विश्व की सभ्यता पढ़नी है फर्स्ट यूनिट में। उसमें हमने मिस्र की सभ्यता पढ़ा दी है। मेसोपोटामिया की सभ्यता से रिलेटेड पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा वीडियो है। तो इसी में हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता का अगला पार्ट जो है उसको देखते हैं। उसमें हम लोग देखते हैं कि आखिर सुमेर की सभ्यता आज पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता 3 सभ्यताओं में बटी हुई है, जिसमें पहली थी सुमेर की सभ्यता, दूसरा बेबीलोनिया की सभ्यता और तीसरा जो हमने बताया था असीरिया की सभ्यता। तो उनको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। पहले सुमेर की सभ्यता आज पढ़ेंगे, फिर अगला बेबीलोनिया और असीरिया की सभ्यता हम लोग देख लेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं कि सुमेर की सभ्यता आखिर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या रही है, ये कहाँ पे अवस्थित थी, इन चीज़ों को पहले देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए कि सुमेर की सभ्यता जब आप पढ़ेंगे ना तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपको हमने जो पिछले वीडियो में बताया था कि दजला और फरात के किनारे ये मेसोपोटामिया की सभ्यता उभरी थी। और नदियों के किनारे क्यों उभरी थी, तो यह भी हम आपको पहले ही बता दिए थे कि नदियों के किनारे इसलिए उभरी थी ताकि वो ट्रेड कर सके आसानी से, अनाज उपजा सके यानी कृषि कर सके आसानी से। इन तमाम चीज़ों की वजह से ये नदियों के किनारे ये सभ्यताएँ उभरी थी। उसके बाद देखिए हमने बताया था दजला और फरात, तो ये दो नदियों के किनारे ये सभ्यताएँ उभरी। तो इसी में जो है ना दक्षिण पार्ट यानी कि सबसे साउथ वाला पार्ट जो है वो ये सभ्यता का नाम था सुमेर की सभ्यता। तो ये देखिए दजला एक नदी है, दूसरा फरात नदी है। ठीक है, इसी का जो दक्षिण वाला हिस्सा यानी सबसे नीचे वाला हिस्सा जो है ना ये है सुमेर की सभ्यता वाला हिस्सा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेबीलोनिया और अक्काद की सभ्यता थी। उसके बाद यहाँ पे असीरिया की सभ्यता थी। यानी कि जैसे जैसे ऊपर चढ़िएगा तो दो सभ्यता और भी थी, लेकिन सबसे नीचे की जो सभ्यता थी वो सुमेर की सभ्यता थी। इस मैप को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिएगा आपको रिटर्न बनाना है हाथ से, तो ये आप दिखाइएगा दजला है, ये फरात नदी है और इसी के किनारे आप बताइएगा, ऐसे डॉट कर दीजिएगा चारों तरफ से और वहाँ पे दिखा दीजिएगा कि ये सुमेर की सभ्यता, वहाँ लिख दीजिएगा सुमेर की सभ्यता। ठीक है, तो यही नदी के किनारे थी और उसके ऊपर में लिख दीजिएगा क्या, जैसे कि यहाँ नीचे आपने सुमेर की सभ्यता लिखा तो ऊपर में आप लिख दीजिएगा यहाँ पे अक्काद और बेबीलोनिया की सभ्यता और सबसे ऊपर लिख दीजिएगा असीरिया की सभ्यता। ठीक है, तो इस तरह से आप मैप बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं एग्जाम में। फिर आ जाइए आप भौगोलिक स्थिति में समझें आप आसानी से। तो ये देखिए सबसे नीचे वाला पार्ट था ये सुमेर की सभ्यता और मेसोपोटामिया की ही सभ्यता का पार्ट है और लगभग 3000 ईसा पूर्व में ये सभ्यता उभरी थी। तो यह चीज़ हम पहले भी चर्चा किए थे और आज भी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कि इस सभ्यता के लोग आखिर कैसे थे, यानी कि इनका बनावट कैसा था, इन लोगों का रहन सहन कैसा था, उन तमाम चीज़ों को आज देखेंगे। उनकी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, इन तमाम चीज़ों को देख लीजिएगा। तो इससे बनने वाला जो भी सवाल होगा ना वो कर लीजिएगा एक ही वीडियो से। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और चीज़ें एक जगह आपको मिल जाएगी कंसाइज फॉर्म में, ताकि आप आसानी से मतलब अपने उत्तर को लिख सके। तो पहली चीज़ ये देखिए, ध्यान रखिएगा, सुमेर की सभ्यता में जो भी लोग थे ना, जिनका भी प्रमाण मिला है ना अभी, वो सब बोने करके थे, यानी कि हाइट उनकी थोड़ी कम होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, उनका नाक जो होता था वो उठा हुआ रहता था। उसके बाद उनका बाल जो होता था वो काला काला यानी ब्लैक बाल होता था। उसके बाद इनका जो मस्तक होता था ना वो पीछे से धंसा हुआ होता था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो इतनी चीज़ें इनके बारे में ध्यान में रखिएगा कि वहाँ रहने वाले लोग कैसे होते थे। तो देखिए वो नाटे कद के होते थे, उनकी नाक जो होती थी वो ऊंची और नुकीली होती थी, बाल काला होता था और सर पीछे से जो है धंसा होता था या दबा होता था, यानी सर का मतलब होता है मस्तिष्क। ठीक है, इतनी चीज़ें ये जो सामान्य चीज़ें थी वो बता दिए। अब आ जाइए सुमेर की सभ्यता की राजनीतिक स्थिति को समझें हम लोग। तो सुमेर की सभ्यता में ना बच्चों आप देखिएगा, सुमेर की सभ्यता में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसमें कोई इंडिविजुअल चीज़ पढ़ना है हमको, वैसा नहीं है। इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको 2-4 शासकों का नाम पता होना चाहिए, बस, बाकी कोई चीज़ नहीं है इसमें। इसमें कंसेप्ट को बस समझना है आपको। ठीक है, उसको हम समझा देते हैं। देखिए सुमेर की सभ्यता जो थी ना, ये मान लीजिए सुमेर की सभ्यता है, इसमें जो है ना छोटे छोटे जो है ना नगर होते थे, जैसे उर है, लकुस है, फिर निपुर है, ये सब नगर के नाम थे। ठीक है, तो लगस है, ये सब नगर थे। ठीक है, तो इन नगरों में क्या होता है ना बच्चों, ये छोटे छोटे नगर अपने तरह से शासन करते थे, यानी सब स्वतंत्र होते थे, ये किसी के अंदर नहीं होते थे। और यहाँ पे जो है ना राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना होकर सबसे पहले लोकतंत्र की व्यवस्था थी यहाँ पे। ठीक है, और ये लोग लोकतंत्रात्मक रूप से शासन तंत्र को चलाते थे। इसमें लोकतंत्र की एक विशेषता होती है बच्चों कि वहाँ पे संसद होनी चाहिए, ताकि वो जनता की भागीदारी होगी तब तो लोकतंत्र चलता है। तो ठीक वैसे ही इस सभ्यता में भी संसद होती थी। उसमें एक होता था प्रथम सदन, दूसरा होता था द्वितीय सदन। प्रथम सदन के वो लोग होते थे जो कि यहाँ के वयस्क लोग होते थे, यानी कि जो 18 साल की उम्र को पार कर गए होंगे वो लोग वयस्क लोग होते हैं और वही लोग इसमें भागीदार होते थे। दूसरा सदन जो होता था ना उसमें बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, वही लोग हिस्सा लेते थे और वो लोग जो नियम कानून बनाते थे उसी को वहाँ का राजा पालन करता था, यानी कि मानता था। ठीक है, ये था वहाँ का लोकतंत्र वाली व्यवस्था सबसे पहले। ठीक है, बाद में क्या होता है ना
ये लोकतंत्र वाली व्यवस्था समाप्त हो जाती है और वहाँ पे राजतंत्र वाली व्यवस्था शुरू हो जाती है। वहाँ के लोग राजतंत्रात्मक रूप से संगठित होने लगते हैं और वहाँ पे राजतंत्र की स्थापना हो जाती है, यानी कि राजा वहाँ पे शासन करने लगता है, लोकतंत्र वहाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा क्या कि वहाँ कुछ शासक हुए और जो कि वो शासन करते थे, लेकिन उन्हीं में से कुछ अधिकारी भी उभर के आया जो कि सारे शासन का जो है ना बागडोर अपने हाथ में ले लिया, जिसमें दो अधिकारी का नाम हम बताएंगे, पटेसी और लुगल। ये दो अधिकारी थे जो कि पूरे शासन तंत्र को अपने हाथ में ले लिया और शासन को चलाने लगे, जिससे राजा को भी दिक्कत होने लगा। बाद में राजा लोग इस पर अपना आधिपत्य बढ़ाना चाहते थे, यानी कि उस पर अधिकार करना चाहते थे और उनके जो बढ़ते हुए वर्चस्व हैं उसको कम करना चाहते थे। इसके वजह से इनके बीच युद्ध भी होता था, युद्ध लड़े और उसमें राजा हार भी जाता था और जीत भी जाता था, दोनों होता था। लेकिन ये अधिकारी के जो बढ़ते वर्चस्व है ना उसको कम नहीं राजा कर पाया। यही वजह है कि इस सभ्यता का पतन हो गया कुछ समय पश्चात। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपको समझनी है। अब देखिए चीज़ों को समझा दिए, अब हम आपको एक एक चीज़ों को बताते हुए चलते हैं और आप देखते चलिएगा। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ ये जानिए बच्चों कि प्रारंभ में सुमेर जो है ना वो कई एक नगरों में विभाजित था, जो कि हमने पहले भी बताया। वहाँ जो है ना राजतंत्रात्मक व्यवस्था ना होकर वहाँ पे लोकतंत्र की व्यवस्था होती थी। लोकतंत्र में भी राजा होता था, ऐसा नहीं है कि राजा वहाँ नहीं होता था, राजा होता था, लेकिन राजा जो भी कार्य करता था वो जनता से परमिशन लेके करता था। तो वही चीज़ें वहाँ पर उभर के थी। उसके बाद वहाँ देखिए सांसद की व्यवस्था थी, यानी सदन की व्यवस्था थी। सदन दो तरह का होता था। प्रथम सदन वो होता था जिसमें वयस्क नागरिक जो है हिस्सेदार होते थे, और दूसरा सदन जो होता था ना उसमें वृद्ध लोग होते थे, यानी बूढ़े बुजुर्ग लोग उसमें पार्ट होते थे उसके। ठीक है, और वही जो शासन तंत्र को चलाने के लिए जो भी नियम कानून बनाते थे ना उसी को राजा मानता था, उसी के आधार पर वो शासन तंत्र को चलाता था। इतनी चीज़ें प्रजातंत्र की थी वहाँ, और इस वजह से इस सभ्यता के लोगों को कहा जाता प्रजातंत्र का जनक। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि सुमेर सभ्यता के लोगों को प्रजातंत्र का जनक बोला जाता है। ठीक, इतनी चीज़ें इसमें थी। दूसरी चीज़ें देखिए, कुछ समय बाद वहाँ पे लोकतंत्र समाप्त हो गया, यानी प्रजातंत्र खत्म हुआ। उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, राजतंत्र शुरू हुआ। अब राजतंत्र शुरू हुआ तो वहाँ पे राजा का वर्चस्व तो बढ़ना स्वाभाविक था, राजा और भी वर्चस्वशाली हो गया। वहाँ पे लोगों की अब बातों को वो सुनने नहीं लगा, वो खुद ही अपने हिसाब से शासन करने लगा, वही उस राज्य का मालिक हो जाता था। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है ना बच्चों, वहाँ पे दो तरह के अधिकारी उभरे, जो कि हमने पहले भी बताया, पटेसी और लुगल। इसका नाम याद रखिएगा और कैसे लिखा गया है इसको भी देख लीजिएगा, इसके स्पेलिंग को भी देख लीजिएगा ताकि गलती आप ना कर दें। पटेसी और लुगल ये दो अधिकारी थे जिनका वर्चस्व बढ़ रहा था। राजा इनसे युद्ध किया, हारा जीता, ऐसे ही चलता रहा। ठीक है, लेकिन बाद में एक शासक का नाम जो अभी बता रहे हैं उसको याद रखिएगा, उर्कगीना। ठीक है, जो कि लगस का शासक था, यानी लेगस का शासक था। लगस जो है एक नगर का नाम है, वहीं का एक शासक था उर्कगीना। ठीक है, यह क्या करता है, युद्ध लड़ता है किससे, यही अधिकारी जो पटेसी और लुगल लोग जिनका वर्चस्व बढ़ रहा था ना, इनको वो परास्त करके वहाँ पे अपने शासन तंत्र को और भी मजबूत करना चाहता था। इस वजह से उसने युद्ध किया, लेकिन वह पराजित हो गया, वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। फिर देखिएगा बाद में सारगन प्रथम, इसका नाम याद रखिएगा। कोई भी शासक का याद नहीं हो तो कोई बात नहीं है, सारगन प्रथम का याद रखिएगा कि यही वो शासक था जिसने पूरे मिस्र की सभ्यता, ये माफ कीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में सुमेर वासियों को संगठित करने का कार्य किया। यानी कि जो सुमेर की सभ्यता के लोग छोटे छोटे नगरों में बटे हुए थे ना, उन सबों को एक साथ संगठित करने का कार्य कौन किया, तो वो हम बताए सारगन प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये जो है ना, ये सारगन प्रथम जो है ना पूरे तरह से मिस्र, ये माफ कीजिएगा फिर से मिस्र आ जा रहा है ध्यान में, मेसोपोटामिया की सभ्यता को पूरा एकदम संगठित किया। लेकिन फिर दुर्भाग्य क्या होता है कि इसकी जब मृत्यु हो जाती है ना, उसके बाद इसके जितने भी अधिकारी हुए ना, यानी कि जो इसके बाद जो शासक बने ना, वो कमजोर हुए तो फिर क्या होगा, वही जो है पटेसी और लुगल जो ये जो अधिकारी हैं इनका वर्चस्व बढ़ जाएगा, और फिर ये स्वतंत्र होकर छोटे छोटे जो नगर थे उन नगरों की स्थापना करके और फिर से वो अपना शासन तंत्र चलाएंगे, और इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे इस सभ्यता का पतन हो जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री से संबंधित याद रखनी है। इसमें कोई शासक को नहीं पढ़ना है, चूंकि इसलिए नहीं पढ़ना है ना बच्चों, इसमें हमने बताया था कई एक नगर थे और कई एक नगरों में कई एक शासक हुए। तो अगर शासक को देखने जाइएगा ना तो 100 गो शासक था, तो उतना तो पढ़ना नहीं है, आपको एक दो शासक का नाम याद रखना है, जो कि हमने बता भी दिया। तो बाकी चीज़ें आपको इसी तरह लिख देनी है। तो ये पूरा का पूरा आपका पॉलिटिकल हिस्ट्री इसका समाप्त हो गया। अब देखिए इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे ना वह भी हम साथ साथ कराते जा रहे हैं या बताते जा रहे हैं, ताकि आपको कोई दुविधा ना हो। अब आपसे जो भी सवाल पूछेगा ना उसका आप सही से उत्तर दे सकेंगे। ठीक है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये बनेगा कि सुमेर की सभ्यता की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें, तो जो चीज़ें अभी तक पढ़ा है उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आइए अगले टॉपिक को शुरू कर देते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है सुमेर की सभ्यता की प्रशासनिक स्थिति। यहाँ की यानी वहाँ प्रशासन कैसा था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। प्रशासन में आप जानते हैं कोई भी देश समाज कहीं भी हो जहाँ पे प्रशासन चलता है ना बच्चों, वहाँ पे सबसे ऊपर राजा होता है, यानी कि वहाँ का हेड होता है। तो प्राचीन काल में जितनी भी सभ्यताएं पढ़िएगा आप, जितनी भी हम पढ़ाएंगे, चाहे वो भारत हो विदेश हो कहीं भी, तो राजा का वर्चस्व सबसे ऊपर होता है। राजा को ही हेड माना जाता था उस समय भी, और राजा के नाम से ही वहाँ पे शासन तंत्र चलता था। उसके बाद दूसरा जो होता था ना, जो हेड होता था, यानी कि दूसरा महत्वपूर्ण जो पद होता था वो पुरोहित वर्ग का होता था, जो पूजा पाठ करने का कार्य करते थे। उसके बाद यही लोग पटेसी भी बनते थे, यानी
अधिकारी वर्ग होते थे ये उच्च अधिकारी होता था, लुगल हो पटेसी हो ये सब, ठीक है। ये नाम याद रख लीजिएगा, लुगल पटेसी, ये दो अधिकारी का नाम है जो कि पुरोहित वर्ग के ही लोग बनते थे, और भी जो संभ्रांत परिवार के लोग होते थे यानी सामंत लोग होते थे समाज के, वो लोग बनते थे, ठीक है। इनका भी वर्चस्व बहुत ज़्यादा होता था समाज में। ये लोग जो है ना, ये सेना का गठन करते थे और सेना का नेतृत्व करते थे युद्ध में। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। इन लोगों को युद्ध कला की जानकारी थी। युद्ध कला का मतलब होता है ये लोग युद्ध लड़ना भी जानते थे। युद्ध लड़ना जानते थे तो इसके लिए इनके पास सेना थी, सेना था तो सेना का गठन ये लोग करते थे। सेना के पास क्या क्या चीज़ें होती थी, भाला है, धनुष है, बाण है, वर्ची है, ये रथ है, ये सब ये लोग यूज करते थे। कौन? सेना लोग। और सभी का प्रमुख जो ये सब सेना है ना, उसका प्रमुख होता था पटेसी या लुगल, ठीक है। ये जो अधिकारी है यही इसका हेड होता था, यही इन सेनाओं का नेतृत्व करता था और शासन तंत्र को चलाने का कार्य करता था। अब देख लेते हैं यही जो है इसकी प्रशासनिक स्थिति में न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो न्याय व्यवस्था सुमेर में जो है ना वह भी बहुत ही कठोर थी। वो इस तरह थी ना, आपको समझा दें पहले कि देखिए न्याय व्यवस्था जो है, न्यायालय वहाँ था, ठीक है। जैसे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट होता है, उसी तरह वहाँ भी न्यायालय होता था। वहाँ पे 2 सदन होते थे। सदन कैसा होता था, पहला सदन वो होता था, 2 तरह का न्यायालय मान लीजिए ना, वो होता था। एक में होता था जिसमें साधारण मुद्दे जो आते थे ना उसकी सुनवाई होती थी। जैसे मान लीजिए कि कोई चोरी कर लिया, कोई डकैती कर लिया, या कोई किसी को मार दिया, ये सब जो मुद्दे आते थे ना उसको बोलते थे साधारण न्यायालय। और दूसरा जो मुद्दा आता था वो धर्म से रिलेटेड, यानी धर्म से जो संबंधित बात होती थी, उससे संबंधित कोई मुद्दा होता था तो वो धार्मिक न्यायालय में जाता था। और इसके अधिक जो न्यायाधीश होते थे ना वो अलग अलग होते थे। और न्यायाधीश का काम पुरोहित वर्ग का लोग ही करता था वहाँ पे, ठीक है। वही न्याय देता था लोगों को। और जानते हैं न्याय कैसा होता था, मान लीजिए आपने किसी दोस्त को 2 थप्पड़ मारा ना, तो आपको भी जब आप वहाँ पे जाते थे न्यायालय में, आप जाइएगा ना वहाँ के न्यायालय में, तो वहाँ पे आपको क्या सजा देगा जानते हैं, आपको भी 2 थप्पड़ मारा जाएगा। यानी कि जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको सजा दिया जाता था। यानी जैसा आप दंड करते थे ना, मतलब जैसा भी आप सजा वाला कार्य करते थे वैसा आपको दंड दिया है। मान लीजिए आपने किसी का हत्या कर दिया तो वहाँ पे आपको भी आपकी भी हत्या करने का प्रबंधन था, यानी प्रबंध था, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे चलती थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब पढ़ देते हैं, समझ आइएगा। सुमेर में न्याय की जो है ना संचालन उर नगर के शासक उर नम्मू और हम्बुराबी की विधि संहिता के आधार पर होता था। हम्बुराबी एक शासक हैं जिनके विधि संहिता लॉ कोड था, उसी के आधार पर वहाँ पे शासन चलता था। और एक नंबू था शासक, उनके भी कहा जाता है कि उनका भी विधि संहिता जो था ना वो सबसे पहला था, उसी के आधार पर वहाँ पे शासन चलता था, ठीक है। न्यायालय यहाँ पे 2 तरह के होते थे, एक साधारण न्यायालय और दूसरा धार्मिक न्यायालय, जो कि हमने बताया था। न्यायाधीश के रूप में पुजारी वर्ग के लोग वहाँ पे नियुक्त होते थे। और दंड कैसा होता था, बहुत कठोर होता था, जो कि हमने बताया किसी भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसे भी हत्या के बदले उसको भी मृत्यु दंड दे दिया जाता था। यानी जैसा कीजिएगा आप, जैसे को तैसा वाला बात वहाँ चलता था, ठीक है। तो ये पूरा का हो गया प्रशासनिक की स्थिति। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो आपसे बनेगा सुमेर की सभ्यता की प्रशासनिक स्थिति का वर्णन करें, या फिर दूसरा क्वेश्चन जो स्टार मार लीजिए, राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति का वर्णन करें। राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति का वर्णन करें, अगर आपसे पूछेगा सुमेर की सभ्यता की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति का वर्णन करें, जो अभी तक पढ़ा है ना सबको लिख दीजिएगा, पूरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगले टॉपिक को देखिए, सामाजिक स्थिति। यानी कि अब देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट को, यानी अब अगला जो प्रश्न आपसे बनेगा यहाँ से उसको भी बता देंगे। और जो अगला टॉपिक है वो है सुमेर की सभ्यता की सामाजिक स्थिति। तो देखिए सुमेर की सभ्यता में ना ये जो समाज था वो 3 वर्गों में बटा था। एक होता था उच्च वर्ग। उच्च वर्ग में वो लोग आते थे जैसे राजकुमार होते थे, राजा होता था, राजा का बेटा ही राजकुमार होता है, जानते हैं। तो वो लोग होता था, राजा होता था। अधिकारी लोग जो होते थे, जो कि हमने पहले भी बताया था, कौन? पटेसी और लुगल, वो लोग आते थे। पुरोहित लोग आते थे, ये सब उच्च वर्ग में आते थे। दूसरा वर्ग होता था मध्यम वर्ग। इसके अंतर्गत आते थे सामंती है, सामंत जो लोग हैं वो, व्यापारी लोग और अन्य लोग जैसे किसान है, मजदूर है, ये लोग आते थे यहाँ। और तीसरा वर्ग होता था निम्न वर्ग, जिसमें दास लोग आते थे। और फिर आते थे सर्फो एक वहाँ की प्रजाति होती थी, वो लोग आते थे। दास वो होता है ना बच्चों जिसको बंदी बनाया जाता है, जो कि युद्ध, मान लीजिए कि वहाँ के शासक कहीं युद्ध लड़े और वहाँ से किसी भी क्षेत्र के लोगों को हरा दिए, तो वहाँ से कुछ लोगों को वो लोग अपने साथ लेके आ जाते थे, जिसको दास बोलते थे, ठीक है। तो दास लोग सबसे निम्न वर्ग में आता था वहाँ पे, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए कि इसकी समाज किस तरह की थी। तो ये पितृहस्तात्मक समाज थी। इसको याद रखिएगा कि सुमेर की सभ्यता की समाज जो है वो पितृहस्तात्मक थी। पितृहस्तात्मक का मतलब था ना पुरुष प्रधान, वहाँ पे पुरुषों की वर्चस्व होती थी, ये बात ध्यान में रखेंगे। और महिलाएं जो है ना उसकी भी स्थिति अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि बहुत खराब था, स्थिति उनकी भी ठीक थी, लेकिन जो है समाज ये पुरुष प्रधान था, ठीक। उसके बाद देखिए वहाँ के लोग भोजन में क्या करते थे, गेहूँ है, जौ है, अंगूर है, खजूर है, मांस है, मछली है, ये सब चीज़ खाते पीते थे, ठीक। वहाँ के लोग पहनावा ओढ़ावा कैसा होता था, तो पुरुष लोग जो होता था ना पहले क्या पहनते थे जानते हैं, लुंगी पहनते थे। लुंगी जिसको बोलते हैं, लुंगी जिसको बोलते हैं ना, जो कि आप देखे होंगे बड़े लोग गाँव घर में लुंगी पहनते आज भी हैं। तो उस समय भी लोग लुंगी पहनते थे। और शरीर मतलब ऊपर का हिस्सा जो होता था, जहाँ पे हम लोग गंजी वगैरह पहनते हैं, शर्ट वगैरह पहनते हैं ना, तो वो लोग उनका खाली रहता था, वो लोग शरीर में कुछ नहीं पहनते थे, ठीक। उसके बाद महिलाएं जो है वहाँ पे श्रृंगार प्रसाधन करती थी,
श्रृंगार का मतलब समझिए, यानी कि वो लोग सजने संवरने के लिए जो भी चीज़ें यूज करती है ना महिलाएं आज, वही वो लोग भी करती थी। उसके बाद देखिए वो लोग आभूषण पहनती थी, यानी कि वो जो आप देखिएगा गहना वगैरह जो महिलाएं पहनती है वो लोग भी पहनती थी। कौन सी? तो अंगूठी है, फिर देखिए कड़े हैं, कर्णफूल हैं, कंठार हैं, ये सब आभूषण वो लोग पहनती थी जो कि सोना और चांदी का बना होता था ये आभूषण। इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इस सभ्यता से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, इतनी है सामाजिक स्थिति में। तो सामाजिक स्थिति से संबंधित जो आप प्रश्न बनेगा ना, उसको आप देख लीजिए। तो आपसे पूछेगा सुमेर की सभ्यता की सामाजिक स्थिति का वर्णन करें, तो यही चीज़ जो अभी समाज वाला हम बताए 2 स्लाइड, उसको लिखना है आपको, ठीक है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, जब भी बनेगा शॉर्ट रहेगा, इसीलिए सबको एक साथ रख दिए ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछेगा तो आप उसको करते जाइएगा और चीज़ों को हम बताते जा ही रहे हैं, ठीक है। अब आ जाइए अगले प्रश्न या अगले टॉपिक को हम लोग देखें। तो अब देखते हैं सुमेर वासियों की आर्थिक स्थिति कैसी थी, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी, अब उसको देखते हैं, ठीक है। आप देखिए बच्चों, कोई भी सभ्यता पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको अर्थव्यवस्था में 4-5 पॉइंट हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, और वही चीज़ ध्यान में रखना है। एक में तो कृषि लिख दीजिएगा, दूसरा उद्योग धंधा लिख दीजिएगा, तीसरा पशुपालन लिख दीजिएगा, चौथा व्यापार वाणिज्य लिख दीजिएगा। इतना चीज़ लिख दीजिएगा अर्थव्यवस्था में ना, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो सुमेर वासियों की अर्थव्यवस्था में अब आप देखिए कि कृषि, तो कृषि कोई भी प्राचीन काल का कोई भी सभ्यता पढ़िएगा ना, वहाँ कृषि प्रधान ही सभ्यता था, यानी कि वहाँ के लोग कृषि कार्य ही सबसे ज़्यादा करते थे। ये लोग भी कृषि कार्य ही सबसे ज़्यादा करते थे, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये लोग खेती में जानते हैं हल बेल का प्रयोग करते थे, जिससे कि खेत को जोत सके। जोतने के बाद ये लोग सिंचाई की भी व्यवस्था करते थे। जैसे दजला और फरात नदी है ना, उसके किनारे ये लोग क्या करते थे, नहर बना देते थे, और नहर से ही सिंचाई का कार्य करते थे। खेतों में पानी ले जाते थे और उसी से वो सिंचाई कार्य करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लोग क्या क्या से मतलब फसल कौन कौन सा उगाते थे, गेहूँ है, जौ है, खजूर है, ये सब का ये लोग खेती करते थे। उसके बागान वगैरह भी लगा होता था इनके पास, जैसे कि मान लीजिए अंगूर की खेती करते थे। ये तमाम जो फल वगैरह है ना, उनकी भी खेती ये लोग करते थे, वह भी खेती के अंतर्गत आता है। खजूर को सोचिएगा मत ये कि ये खेती का पार्ट नहीं है, ये भी खेती का पार्ट है, ठीक है। जो वहाँ पे कुछ जो आप देखिएगा मध्य एशिया के क्षेत्र में, जो जहाँ पे रेगिस्तान वाला इलाका होता है ना बच्चों, जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं होती है, उस क्षेत्र में आज भी देखिएगा ना खजूर की ही खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे आप जानते ही बाकी चीज़ें, तो ये सब खेती वो लोग करते थे। उसके बाद देखिए आपको कृषि में इतनी चीज़ें ही लिखनी है। जैसे अब हम बता देते हैं, सुमेरवासी मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते थे। यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, खजूर की खेती किया करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कृषि कार्य हेतु ये लोग क्या करते थे, जमीन को जोतते थे। जमीन को जोतने के लिए हल बेल का प्रयोग करते थे। सुमेरवासी द्वारा सिंचाई का भी प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए नहरों का विशाल जाल बिछा हुआ था, जिसके माध्यम से ये लोग सिंचाई करते थे। कृषि में आपको इतना ही चीज़ ध्यान में रखना है और इतना ही चीज़ को लिखना है। अब देखिए पशुपालन, तो सुमेरवासी जो है ना पशुपालन का भी काम करते थे। जैसे कई एक तरह की पशुओं को पालते थे। पशुपालन का मतलब होता है पशुओं को पालना। जैसे हम लोग भी आज भी देखिएगा गाँव में हमारे यहाँ सॉरी बच्चों देखिए पशुओं को आज भी हमारे गांव में पाला जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे गाय है, भेड़ है, बकरी है, गधा है, ये सब पाला जाता है। तो ठीक वैसे ही उस समय भी लोग पशुओं को पालते थे, यही सब पशु को। लेकिन एक स्टार पॉइंट आप याद रखिएगा, घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। सिंधुवासी भी घोड़े से जानकारी नहीं थे, यानी उनको घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और इस सभ्यता के लोगों को भी घोड़े की जानकारी नहीं थी। ये बात ध्यान में रखिएगा। सब पशु जो भी आपको दिख रहा है, गधा है, बैल है, बकरी है, भेड़ है, गाय है, ये सब के बारे में ये जानते थे, लेकिन घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। इसको एकदम गांठ मान लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक। पशुपालन में अब आज ये अगले चीज़ को देख लेते हैं हम लोग। अगला चीज़ है उद्योग धंधा। तो ये लोग उद्योग धंधा किसका करते थे, तो यहाँ पे कई एक तरह के उद्योग धंधे प्रचलन में था। जैसे कपड़ा उद्योग, इसके अंतर्गत आप देखिए सूती वस्त्र उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग है, मलमल उद्योग है, ये सब कपड़ा उद्योग के अंतर्गत आता था। ये उद्योग ये लोग करते थे। उसके बाद देखिए रथ निर्माण उद्योग। प्राचीन काल की जितनी भी सभ्यता है ना, उसमें एक उद्योग जरूर लिख दीजिएगा, रथ निर्माण उद्योग। इसका यूज इसलिए करते थे ना, ये लोग रथ निर्माण क्यों करते थे बच्चों जानते हैं? जो विदेशी व्यापार ये लोग करते थे ना, वो रथों की ही सहायता से करते थे, पानी वाला व्यापार, ठीक है। जहाँ से जो दूरी होता था, जैसे कि मान लीजिए सुमेर के सभ्यता के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार करना है, तो ये लोग कैसे आएंगे? तो जल के मार्ग से ही आते थे, और इसके लिए ये लोग नाव बना के रखे थे, उसी के माध्यम से आते थे। इसीलिए इसको बोलते हैं रथ उद्योग है। फिर देखिएगा नाव उद्योग है, ये सब ध्यान में रखिएगा। रथ उद्योग में क्या होता था बच्चों, तो अब देखिए रथ उद्योग के बारे में बता दें, वो नाव उद्योग के बारे में हम बता दिए। उसके बाद देखिए रथ उद्योग में होता था ना, ये लोग रथों का निर्माण करते थे, ताकि युद्ध वगैरह जो लड़ते थे ना, उसमें बेल के प्रयोग करके या फिर गधा का प्रयोग करके ये लोग रथों को खींचता था, ये बेल या जो है गधा, और उसी के माध्यम से ये लोग युद्ध लड़ते थे। जैसे रथों का प्रयोग जानते हैं आप भी, इतिहास में देखे होंगे, कोई भी फिल्म उलिम में भी देखे होंगे, जिससे युद्ध लड़ा जाता था। तो ठीक वैसे ही सब रथों का यूज वही है, युद्ध लड़ने में करते थे और इसका निर्माण भी करते थे, ठीक। उसके बाद देखिए सोना उद्योग क्या था, तो सोना का ये लोग आभूषण बनाते थे, चांदी का आभूषण बनाते थे। उसके बाद देखिए मूर्ति उद्योग, कई एक तरह के देवी देवताओं की मूर्तियां ये लोग बनाते थे, लोगों का भी मूर्ति बनाते थे। तो ये लोग भी मूर्ति उद्योग से भी परिचित थे, और मूर्ति उद्योग भी यहाँ पे बहुत फला फुला था, ठीक है। तो उद्योग धंधे में इतनी चीज़ें लिख दीजिएगा, काफ़ी है। और दो दो लाइन जो चीज़ें हम बोल रहे हैं ना, उसको जरूर आप नोट डाउन करते हुए और लिखते हुए आइएगा, ठीक है।
अब आ जाइए अगले टॉपिक को देख लीजिए। अब है व्यापार वाणिज्य। तो सुमेर वासियों का व्यापार वाणिज्य जो था ना, वो सीरिया और एशिया के देशों के साथ था। यानी सीरिया जो आप जानते हैं, सीरिया और एशिया के देशों के साथ था। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी के लोगों के साथ भी था। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता जो भारत में उभरी थी ना, वहाँ से भी इनका व्यापार वाणिज्य चलता था। ये लोग क्या करते थे, अपने देश से वस्त्र है, विलासिता के सामान है, खजूर है, ये लोग अपने देश से दूसरे देश में भेजते थे, और दूसरे देश से ये लोग क्या करते थे, कुछ बहुमूल्य चीज़ों को अपने यहाँ मंगवाते थे। ठीक है, ये लोग व्यापार दो तरह से करते थे। एक होता था व्यापार जो कि स्थल मार्ग से होता था। स्थल मार्ग में ये लोग जो है ना, ऊँट है, गधा है, इस सब का प्रयोग करते थे, जैसे कि रथ वगैरह जो बनाते थे ये लोग, उसी में अपना माल को लाद कर एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाते थे। तो ये होता था स्थल, यानी सड़क के माध्यम से। एक होता था जल मार्ग। जल का मतलब होता है नदियों के माध्यम से या महासागरों के माध्यम से इनका व्यापार जो होता था ना, वो होता था कहाँ, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से, अन्य देशों की सभ्यताओं से। ठीक है, तो इसके लिए ये लोग नाव का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि इनका व्यापार वाणिज्य दो तरह से होता था। सीरिया है, एशिया है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से इनका व्यापारिक संबंध होता था। इतनी चीज़ें व्यापार वाणिज्य में रखनी है। अब आज ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपसे पूछ सकता है सुमेर की सभ्यता की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, जब इसको लिखिएगा तो राजनीतिक स्थिति अलग बताए थे, उसको लिख देना है, आर्थिक स्थिति जो बताए उसको लिख देना है, दोनों को लिख दीजिएगा तो खत्म। उसके बाद देखिए, सुमेर की सभ्यता की आर्थिक स्थिति का वर्णन करें जब पूछेगा, तो खाली आर्थिक स्थिति में कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य लिख दीजिएगा। उसके बाद आप लिखिएगा पशुपालन, ये सब लिख दीजिएगा, तो पूरा ये हो गया आर्थिक स्थिति। और जब भी इन सभी प्रश्नों का इंट्रोडक्शन लिखिएगा ना, तो ये स्लाइड का यूज कीजिएगा। सभी कोई भी प्रश्न पूछे तो सबसे पहले यही स्लाइड को आपको लिखना है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति आप वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है दजला फरात के निकट उभरी थी, और उसी का जो दक्षिण भाग है वो सुमेर की सभ्यता है। यही सब पूरा चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले स्लाइड को ही। ठीक है, हर एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, उसमें यही चीज़ लिखनी है आपको। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से, कायदे से, ताकि इंट्रोडक्शन आपका अच्छा हो। अब देखते हैं इसकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसको देखिए। सुमेरवासी जो है ना, बहुत से देवी देवताओं की पूजा पाठ करते थे, यानी कि बहुत देववादी थे। बहुत तो मतलब बहुत देववादी। ठीक है, यानी बहुत से देवी देवताओं का पूजा पाठ करते थे, यानी कोई एक देवी देवता नहीं था, कई एक देवी देवता था जिनका ये पूजा पाठ करते थे। और ऐसा नहीं है खाली देवता का, देवियों का भी पूजा करते थे, यानी महिलाओं से संबंधित जो भी देवी होती थी ना, उनका भी ये लोग पूजा पाठ करते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि ये वर्षा तथा वायु के देवता जो है ना, एनलील कहा जाता था उनको, एनलील, तो उनकी पूजा करते थे। उसके बाद देखिए प्रकाश का देवता उस समय वहाँ पे कहा जाता था समस, उनकी पूजा करते थे। चंद्रमा जो है सीन देवता इनको कहा जाता था, इनकी भी पूजा ये लोग करते थे। और सभी देवताओं में से सर्वोपरि जो माना जाता था ना, यानी इन सभी देवताओं में सबसे ऊपर कौन देवता था, तो वो इल्ल था। इल्ल नाम याद रखिएगा, इल्ल देवता इनका सर्वोपरि देवता था, जिनका ये लोग पूजा पाठ करते थे। तो पहला एनलील याद रखिएगा, जो वर्षा और वायु का देवता था। प्रकाश का देवता कौन था, समस। उसके बाद जिसको सूर्य भी बोल सकते हैं, सूर्य जिसको समस बोलते हैं। और चंद्रमा जो है सीन। ठीक है, ये नाम है उन लोगों का जो सुमेरवासी यूज करते थे। हम लोग तो चंद्रमा बोलते हैं, तो वो लोग सीन बोलते थे उसको। उसके बाद प्रकाश का देवता हम लोग सूर्य बोलते हैं, वो लोग समस बोलते थे। और वर्षा और वायु का देवता हम लोग इंद्र बोलते हैं, तो वो एनलील बोलते थे। यही तो नाम आपको ध्यान में रख लेना है खाली। ठीक है, अब देखिए सुमेरवासी जो थे ना, वो धार्मिक कर्मकांडों पर भी विश्वास रखते थे, यानी वो यज्ञ ये सब भी कार्य करते थे। उसके बाद देखिए ये लोग पाप पुण्य की बातों को भी स्वीकारते थे, यानी इन लोगों का मानना था कि पाप भी होता है। कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करेगा तो वो पाप समझा जाता था। और इनका मानना था कि अगर पाप अब आप करते हैं तो आपका फिर जो आपका जन्म होगा ना, उसी के आधार पर होगा। अगर आप पाप करते हैं तो आपका जन्म उसी तरह से, यानी कि खराब स्थिति में होगी। अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो आपकी जन्म जो है वो अच्छी स्थिति में होगी। ठीक है, ये बात ये लोग मानते थे। उसके बाद देखिए ये लोग क्या करते थे, जो देवी देवता है ना, उनको खुश करने के लिए, यानी प्रसन्न करने के लिए बलि देते थे, यानी कि अब जो भेड़ बकरी ये सब का बलि ये लोग देते थे। उसके बाद देखिए मानव कल्याण हेतु, यानी इनका और भी एक मोटिव था कि ताकि यहाँ के सभी रहने वाले लोगों का कल्याण हो, इसको भी ध्यान में रखकर ये लोग बलि देते थे। ठीक है, किसकी, तो पशुओं की। ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाइए धार्मिक स्थिति में एक और पॉइंट है कि यहाँ पे जो है ना, विशाल विशाल मंदिर होता था। ये मंदिर हर एक नगर में, सुमेर के जितने भी नगर थे सभी में विशाल विशाल बड़े बड़े मंदिर होते थे। इन मंदिर में पूजा करने वाले जो होते थे वो पुरोहित होते थे, जिसको पटेसी बोलते थे। ठीक है, और यहाँ पे कई एक देवी देवताओं का भी जो है उसको मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी। ठीक है, और उसके बाद इस मंदिर को क्या बुलाया जाता था, मंदिर तो हम लोग बोलते हैं ना, भारत के लोग मंदिर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टेम्पल बुलाया जाता है, लेकिन उस भाषा में यानी सुमेर वाले लोग क्या बोलते थे मंदिर को, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये लोग जिगुरत बोलते थे या जिगुरेट बोलते थे। ठीक है, जिगुरत, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे बोलेगा कि जिगुरत क्या होता था। तो सुमेर
की सभ्यता में जिगुरत का मतलब होता था मंदिर, ठीक है। तो मंदिर को ये लोग जिगुरत बोलते थे। तो इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए टर्म हम बहुत कम रखे हैं, इसलिए रखें हैं ताकि आप ज़्यादा परेशान ना होइए और चीज़ें याद भी नहीं होंगी। उतनी चीज़ें आपको दे दें जो कि याद ही ना हो तो कोई काम का नहीं। इतनी ही चीज़ें हम देंगे जितना कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ लें और आप आसानी से उसको बना के आ जाएँ, ठीक है। तो जिगुरत का मतलब होता है क्या बच्चों, मंदिर होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखनी नहीं है। इतनी चीज़ें अगर आपको याद हो गई तो धार्मिक स्थिति खत्म। अब आ जाइए इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं, तो उसमें आप ध्यान में रखिएगा जो हम बता दें आपको कि आपसे पूछेगा कि सुमेर की सभ्यता की धार्मिक स्थिति का वर्णन करें, तो आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, जो चीज़ें अभी बताएं। अगर मान लीजिए आपसे ये सवाल पूछे कि सुमेर की सभ्यता पर प्रकाश डालें, तब क्या कीजिएगा? तब जितनी चीज़ें अभी पढ़ाएं ना सबको लिखना होगा। और इतना बात नहीं लिखिएगा, कम कम लिखिएगा, लेकिन सब चीज़ को लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सुमेर की सभ्यता के ऊपर प्रकाश डालिए तो सब चीज़ को लिख दीजिएगा, ठीक। तो ये मेसोपोटामिया का पहला जो सभ्यता था, सुमेर की सभ्यता, उसको हमने कर दिया। बेबीलोनिया और असीरिया अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो मेसोपोटामिया है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चाइनीज वगैरह सारी सभ्यताओं को कर लेंगे। तो अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।